7 अक्टूबर के दिन चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में बने कोठी नंबर 116 में एक घटना होती है। घटना जिस कोठी में होती है उसमें आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार रहते थे। इस घटना के बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स की शुरुआत हुई, एक ऐसे इवेंट्स की जिसने आज तक अभी तक हरियाणा के पूरे पावर सर्कल में एक हड़कंप मचा रखा है। लगातार होती घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए और कई कंफ्यूजन्स भी हैं, कई कैरेक्टर्स भी हैं, एक दर्जन से ज़्यादा नौकरशाह हैं जिन पे अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले में दो फाइनल नोट्स भी हैं, एक आईपीएस वाई पूरन कुमार का फाइनल नोट तो वहीं दूसरा एएसआई संदीप कुमार का। इन दोनों फाइनल नोट्स में क्या बातें हैं, क्या दावे हैं, किस पर क्या आरोप है, इन सारी चीज़ों को समझने और अब तक जो घटनाएं हुई उन पर अपडेट्स क्या है और उनका असल अर्थ क्या है, इसे समझने के लिए आज खबरगांव की इस बातचीत में मैं यानी शुभम और हमारे साथ हैं खबरगांव के एडिटर इन चीफ प्रवीण पांडे सर। आज हम इस पर ही बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब तक जितनी चीज़ें हुई हैं उन्हें आप तक बेहद आसान से शब्दों में हम पहुंचा सकें। तो इस वीडियो में आपको इस बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा प्रवीण सर से। सर सबसे पहले तो आप इस पूरी घटना जो ये क्रम है उसकी शुरुआत जो 7 अक्टूबर से हुई, क्या कुछ हुआ और जो खबरें सामने आई वहां से हम शुरू करेंगे। 7 अक्टूबर को हुआ क्या? देखिए, शुरू से इसमें चलते हैं हम। तो 7 अक्टूबर को क्या हुआ कि एकदम से इन्फॉर्मेशन आई कि किसी आईपीएस ने सुसाइड किया है। तो जब पता चला तो सारा मीडिया वहाँ पहुँचा, तो पता ये चला कि 7 अक्टूबर को हरियाणा के सीनियर आईजी जो हैं, आईजी लेवल के अफसर वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया है। तो जब घटनास्थल पे लोग पहुँचे तो पता चला कि ये करीब 12 से 12 साढ़े 12 के बीच की घटना है। और उनकी मिसेस जो हैं उस टाइम पे एक डेलीगेशन में, चूँकि वो फॉरेन डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरी हैं हरियाणा में, तो आईएएस अफसर वो भी हैं आईएएस हरियाणा आईएएस काडर अफ़सर की। हैं और मुख्यमंत्री के साथ एक डेलीगेशन गया था जापान, उसमें वो गई थीं। तो इन बिटवीन उनको सूचना मिली कि ऐसे-ऐसे उनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है। 12 से साढ़े 12 बजे के बीच की ये घटनाक्रम है। उसके बाद 1 से डेढ़ के बीच में करीब पुलिस को ये सूचना मिली, तो पुलिस घटनास्थल पे पहुँच गई थी और वहाँ से उन्होंने सुसाइड नोट रिकवर किया था। तो ये पूरा घटनाक्रम है 7 तारीख का। उसके बाद जो है उनकी वाइफ़ आईं जापान से, उनके आने की व्यवस्था की गई। 8 तारीख को उनकी वाइफ़ दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंची, वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट चंडीगढ़ की ली उन्होंने। उसके बाद वो पहुंची हैं, पहले अपने बच्चों को देखा है कोठी पे, फिर गई मोर्चरी में, उन्होंने अंतिम दर्शन किए पूरन कुमार जी के। शाम के करीब उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को एक कंप्लेंट दी कि इस बेस पे जो है मेरे पति का उत्पीड़न हुआ है, और जी। कास्ट और उसके बेस पे उन्होंने एप्लीकेशन दी कि इसमें प्रेजेंट जो डीजीपी थे शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजानिया, इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए। तो वो एफआईआर पुलिस ने 8 या 9 तारीख को के बीच में लॉन्च की है, चंडीगढ़ पुलिस ने। तो उस एफआईआर की कॉपी भी किसी को नहीं मिली थी और ना ही सुसाइड नोट की कॉपी। वो पत्रकारों ने अपने स्तर पे ही जुटाई सुसाइड नोट की जी। कॉपी। चंडीगढ़ पुलिस से ये डॉक्यूमेंट्स पत्रकारों को नहीं दिए गए थे। जी, इस नोट को लेकर के सर जैसे हमने आपने सबने ये खबरें पढ़ी भी होंगी बट उनकी सच्चाई क्या है इस पर भी बात करनी चाहिए। इस नोट को लेकर के और इस घटना को लेकर के जो 7 अक्टूबर को हुई, 2 कहानियाँ और 2 किस्से मैं कह लूँ, 2 इसके पहलू चल रहे हैं। पहला तो ये कि इस आत्महत्या की खबर आईएएस अमनीत को कैसे मिली? एक जो इसका किस्सा है वो ये कहता है कि रसोइया घर में था, नीचे आने से मना किया और बेसमेंट में इनके डेड बॉडी मिली थी। एक कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने गोली की आवाज़ सुनी और उसने पुलिस को खबर दी। एक किस्सा कहता है कि पत्नी ने बेटी को फ़ोन किया और बेटी आई तो वो लाश उनकी उन्होंने बरामद की, सबसे पहले बेटी ने देखी। दूसरा ये कि इस फाइनल नोट की एक कॉपी शायद आईएएस अमनीत के पास भी थी, लैपटॉप में भी था। जैसा उनका बयान है कि इसकी एक कॉपी उन्होंने लैपटॉप में भी सॉफ्ट कॉपी रखी, हार्ड कॉपी भी मुझे बरामद हुई और हार्ड कॉपी जो थी वो तुरंत जांच एजेंसियां एक ले गई। इन दोनों पर जो चर्चाएं चल रही हैं उनकी मैं ये पूछूं कि पुख्ता जानकारी क्या है? देखिए, ये मामला इतना सेंसिटिव है हम्म। कि इसमें जब जांच होगी तो कई चीज़ें निकल के सामने आएँगी। हम्म। चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, एसआईटी बन चुकी है। जी। जो बातें पुलिस ऑफिशियल्स से पता चली हैं, हम्म। सोर्सेज़ से ऑथराइज़ पता चली हैं, वो अभी ये हैं कि जब उनकी वाइफ़ को ने उनको फ़ोन करा तो उनका फ़ोन नहीं उठ रहा था। शायद उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि वाइफ़ को
उन्होंने इंटीमेट कर दिया था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो उनकी वाइफ़ ने वहाँ से 10-15 कॉल उनको किए, तो उनका हुँ, कॉल नहीं उठा, तो उन्होंने नौकर को फ़ोन किया, तो नौकर ने कहा साहब ने आने से मना किया है नीचे बेसमेंट में। फिर उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, बेटी बाज़ार में थी, वो आई, उसने देखा घर पे, तो उनकी डेड बॉडी वहाँ सोफ़े पे रिक्लाइनर पे पड़ी हुई थी। और ये उनके वो घर का जो थिएटर था। वो होम थिएटर था, चंडीगढ़ में मोस्टली लोगों ने ना बेसमेंट में होम थिएटर्स बना रखे हैं, तो होम थिएटर्स साउंड प्रूफ ही होते हैं, तो हुँ, वो भी साउंड प्रूफ रहा होगा, जिसकी वजह से गोली की आवाज़ ऊपर नहीं गई होगी, जी, ये थ्योरी अब तक सामने आई है। जी। और दूसरा इनके ये फाइनल नोट को भी लेकर के है, क्या अब तक हमने कभी ऐसे पुराने केसेस में देखा था कि किसी के सुसाइड नोट को ऐसे फाइनल नोट नाम दिया गया हो? एक्चुअली जो मुझे समझ में आया है अब तक, जितना मैंने भी काफ़ी साल हरियाणा में क्राइम हुँ, रिपोर्टिंग की है, तो मैंने जो देखा है कि फाइनल नोट इस टाइप का मुझे फर्स्ट टाइम दिखा हुआ है कि हुँ, फाइनल नोट क्या होता है, कई बार एप्लीकेशन आप ड्राफ्ट करते हो, तो उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। हाथ से कोई आदमी लिखता है तो कई जगह कटिंग होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक नोट बनाया होगा, उसमें कई सारे संशोधन करे होंगे। हुँ, फिर जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ होगा, उसको उन्होंने फाइनल नोट नाम दिया जी, होगा। ऐसा हो सकता जी। है। ठीक, फिर हम आते हैं अपने चेन ऑफ इवेंट्स पे। अभी हमारी बातचीत यहाँ तक पहुँची कि एफआईआर लॉन्च हुआ और उसी दिन उनकी मुलाकात भी हुई थी अमनीत की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। उस मुलाकात में क्या कुछ चीज़ें सामने आई थी? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब अमनीत जी आ गईं वहाँ से हुँ, जापान से वापस, तो उनकी कोठी पे संवेदना प्रकट करने के लिए पहुँचे थे। उनके साथ में जो मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम हैं, राजेश खुल्लर, हुँ, वो भी पहुँचे थे, और जो सीनियर ऑफिशियल हैं हुँ, हरियाणा के, उसमें मिस्टर वुंडरू हैं, डी सुरेश हैं, ये सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। और इन सब की एक डिमांड थी, मुख्यमंत्री से भी ये डिमांड करी थी उनकी मैडम ने, पूरन कुमार जी की, कि इस पे एक्शन हो और सिटिंग डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। तो उस पे फिर काफ़ी दौर की बातचीत चली, उसके बाद डिसीज़न ये हुआ कि सरकार ने पहले रोहतक एसपी को चेंज कर दिया। उसके बाद जो है कल डीजीपी शत्रुजीत कपूर को सरकार ने छुट्टी पे भेजा। तो जो एडिशनल चार्ज है डीजीपी का, वो ओपी सिंह को उन्होंने दिया है। हुँ, 1992 बैच के अफ़सर हैं ओपी सिंह। जी। ये 14 अक्टूबर की घटना है जब शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पे भेजा जी। जाता है और नए डीजीपी को कार्यभार सँभाला जाता है। 14 अक्टूबर को राहुल गांधी भी पहुँचे चंडीगढ़ मिलने परिवार से आईपीएस पूरन कुमार के। उसी दिन एक और घटना हुई जिसने ये तमाम हेडलाइन्स में ऐसा लिखा गया सर कि एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मामले में यू टर्न ला दिया। तो क्या एएसआई संदीप कुमार की मौत इस मामले का यू टर्न है या फिर अब एक ये मामला एक नए चौराहे पे पहुंचा है जो किधर भी जा सकता है? एएसआई संदीप कुमार की मौत और उनका फाइनल रिपोर्ट इस मामले में किस हद तक इस पूरे मामले को बदल रहा है? देखिए, ये जो बदलने वाली बात हुँ, आपने कही, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। इसमें हमें किसी कंक्लूज़न पे या किसी टर्न की बात नहीं करनी चाहिए कि यू टर्न है या कुछ है। 2 लोगों की जान चली गई सिस्टम के चलते। हुँ, दोनों लोगों ने अपने सुसाइड नोट में सिस्टम को दोषी ठहराया है। तो अब ये मामला ना कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है काफ़ी। अब इसमें एक जाँच तो पहले एसआईटी कर ही रही है। हुँ, एक रोहतक में एफआईआर लॉन्च हुई है 6 अक्टूबर को, हुँ, जिसमें ये आरोप लगा है कि इन्होंने 2.5 लाख रुपए रिश्वत अपने गनर के थ्रू माँगी थी किसी हुँ, शराब कारोबारी से। और उनकी पत्नी ने बताया है कि यही ट्रिगर पॉइंट था, पुलिस इनको उसमें जो है ह्यूमिलिएट हुँ, कर रही थी, उसमें उनके साथ कुछ भी हो सकता था, तो इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। रोहतक में जो एएसआई ने सुसाइड किया है, उन्होंने भी, वो भी बहुत दुखद है परिवार के लिए कि जो है इस एज में आके कोई सुसाइड कर ले। तो वो क्या है, उन्होंने भी सुसाइड लिखा है, उस सुसाइड पे भी फाइनल नोट उन्होंने लिखा हुँ, है। तो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जब ये रोहतक रेंज में आईजी लगे वाई पूरन कुमार, और उन्होंने आरोप लगाया है कि भ्रष्ट कर्मचारियों को वहाँ पे रखा अपने पास में, और उसमें जो है उनको ज़िम्मेदार ठहराया है, और ये कहा कि एक भ्रष्ट अधिकारी थे और जो है इनके इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी पत्नी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने की मांग की है। उस मामले में भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और एफआईआर लॉन्च होनी अभी बाकी है। अब इसमें ये देखना होगा कि एक जांच तो एसआईटी कर रही है चंडीगढ़, वो अपनी जांच का पार्ट, रोहतक में जो हुँ, एफआईआर दर्ज हो चुकी है जो इनके गनर के खिलाफ पूरन कुमार के, सुशील। उसको भी अपनी हुँ, जांच का पार्ट बनाएगी। तीसरा जो घटनाक्रम हुआ है, ये जो एएसआई ने सुसाइड हुँ, किया है, जो साइबर सेल के इंचार्ज थे,
इसको अपनी जांच में एसआईटी शामिल करती है या हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच करेगी, हम्म। या कोई और कमेटी बनती है जो इस पूरे मामले की जांच करती है। ये अभी देखने का मैटर है, इसमें जब तक कोई डिसीजन नहीं होता तब तक कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। सर हमारे पास ये फाइनल नोट हैं दोनों पक्षों की तरफ से। तो अगर मैं सबसे पहले वाई पूरन कुमार के फाइनल नोट की बात करूं तो इस पूरे 8 से 9 पन्नों में तकरीबन 1 दर्जन नौकरशाहों पे अलग अलग आरोप लगे हैं, हाँ, जिनमें करीब 12-13 अफसरों के हाँ, नाम हैं। जिनमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर का भी नाम है और नरेंद्र बिजरानिया का भी नाम है, साथ में नाम है राजेश खुल्लर जी का भी। तो इन कैरेक्टर्स के इन एंड अराउंड क्या कहानियां चल रही हैं और किसका क्या किरदार रहा या किस पे क्या एलिगेशन लगे, अगर मैं उस पर बात करूं। शत्रुजीत कपूर की अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि उनका डीजीपी बनना, उसके बाद से आप लगातार बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो क्या पहले कुछ ऐसी तनातनी दोनों के बीच रही या पहले से ऐसा कुछ एलिगेशंस चलता रहा या 7 अक्टूबर से ये सब कुछ शुरू हुआ? जो पहले मैं आपकी बात क्लियर कर दूं, जो आपने राजेश खुल्लर वाली सीएम के जो जी। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, राजेश खुल्लर की बात कही, उनका नाम है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरी इस पूरे सिस्टम में वो काफ़ी समय से अपनी कंप्लेंट्स कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इस पूरे सिस्टम में उन्होंने डेट का भी मेंशन किया है कि वो राजेश खुल्लर को मिले थे। तो और सेकंड डेट का भी मेंशन किया है कि उसमें उन्होंने गए थे। तो उनकी जो पूरी उन्होंने डॉक्यूमेंट जो पेश किए थे राजेश खुल्लर जी के आगे, तो उसमें उनका कहना था कि उन्होंने उनकी सुनवाई करी और मेरी शिकायत पर प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए उन्होंने एसीएस होम को, उस समय जो होम सेक्रेटरी थे, उनको लेटर डिक्टेट करा और तुरंत उनको लेटर भिजवाया कि इस मामले में जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सप्लीमेंट्री जो इन्होंने कमेंट्स ऐड किए हैं उनको भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तो वो इस चीज़ से संतुष्ट थे कि उनका किसी अधिकारी ने, ऐसा इसमें देखने में लग रहा है कि साथ दिया। तो ये मानवीय पक्ष भी है किसी घटनाक्रम में कि अगर आप कई जगह जा रहे हैं, हर दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, तो आपकी कहीं पे सुनवाई होती है और ज़ाहिर-सी बात है कि राजेश खुल्लर सरकार के अंग हैं। मुख्यमंत्री के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो उनको इस मामले में संज्ञान लिया उन्होंने, ये अच्छी बात है और वो बीच में एक कड़ी का काम भी करते रहे बाद में भी, ये चीज़ है। पूरन कुमार जी अनिल विज जब होम मिनिस्टर थे तब उनके पास भी गए थे। अच्छा। उनके पास भी उन्होंने यही चीज़ें रखी थी कि उनके साथ जो है वो अन्याय हो रहा है और उनकी जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे भेदभाव हो रहा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने रखी थी। तो अनिल विज ने उस समय जो एट प्रेजेंट होम सेक्रेटरी थे और डीजीपी थे, उनको मिला के और उनके साथ मीटिंग की थी और अनिल विज ने भी उनके सामने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ये इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। वाई पूरन कुमार का ये आरोप लगातार रहा है अपने फाइनल नोट में भी, और अमनीत पी कुमार ने भी अपने एफआईआर में इस चीज़ का जिक्र किया था कि जाति के आधार पे काफ़ी ज़्यादा उनके साथ भेदभाव किया गया और उनकी प्रताड़ना हुई। और एएसआई संदीप का भी यही आरोप है अपने फाइनल नोट में कि जाति के नाम पर उन्होंने एडवांटेज लेना चाहा और उसको लेकर के तमाम आरोप उन्होंने लगाए। जाति फैक्टर अब इस पूरे मामले में है या फिर करप्शन फैक्टर है? देखिए, किसी भी चीज़ को जातीय घटनाक्रम से जोड़ा जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जो करप्शन का फैक्टर है, वो आपने सही लाइन ली है कि उसके बेस पे जांच इसकी होगी कि क्या करप्शन चल रहा था, क्या था। तो उसमें पूरे सिस्टम को खंगाला जाएगा। कोई भी जब जांच होती है, तो उसमें बारीकी से हर चीज़, जो आईओ होता है, इसमें जो एसआईटी है उसके हेड भी आईजी हैं पुष्पेंद्र जी, तो वो बारीकी से, चूँकि अब मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है, तो बारीकी से जांच होगी। लैपटॉप की भी जांच होगी, फ़ोन की भी जांच होगी, फिंगरप्रिंट्स भी पूरे उससे लिए जाएंगे, फॉरेंसिक में भी भेजा जाएगा मैटर। ये भी पता चलेगा कि कितने लोग कौन किस किस से मिले, कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि किस किस को सुसाइड से पहले उन्होंने कॉल की, किस किस का कॉल आया, है ना। अब इस मामले के हर पहलू की जांच होगी। जी। सर आपने एक लंबा वक्त भी बिताया है, हरियाणा की राजनीति देखी, शासन प्रशासन देखा और आपने चंडीगढ़ में भी लंबा समय बिताया है। क्या इस तरह का कोई केस पहले भी हुआ कि पूरा पावर सर्कल, वो चाहे मतलब आईजी रैंक के नौकरशाहों की बात हो या फिर एसीएस ऑफ जो हमारे आईएएस अफसर्स हैं जो कि एसीएस 2 सेक्रेटरी करके हैं, क्या इन लोगों का नाम इस तरह से कभी किसी केस में आया या फिर ये पहली मर्तबा है कि कोई मामला इतना बढ़ गया और वो भी इन एलिगेशंस को लेकर कि भेदभाव होता था?
करप्शन जो है पावर सर्कल के आसपास ही रहता है। हम्म। इस तरह के अलग अलग तरीके के वाक़ये पहले भी हो चुके हैं, हम्म। है ना। एक बार हुड्डा गवर्नमेंट में पुलिस हेडक्वार्टर से छलांग लगा के सरिता नाम की एक लेडी ने सुसाइड कर लिया था। उसने भी सिस्टम पे आरोप लगाए थे कि न्याय नहीं हो रहा। उसमें उस समय सरकार ने जो भी कार्रवाई की थी वो की थी। IAS अफसर अरेस्ट भी होते रहे हैं, ठीक है, जांचें भी चलती रही हैं। तो ये सब चलता रहता है सिस्टम में। जी। अभी सर इसमें लेटेस्ट अपडेट अभी क्या हुई है? मतलब दोनों पक्ष अभी तक तो रिजिड थे इन बातों को लेके कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हम बॉडी पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजेंगे। पूरन कुमार की बॉडी लगभग 1 हफ्ते से पड़ी थी, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी है। ASI संदीप के घर पे भी यही मांगे हैं। तो पूरन कुमार की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अब जा चुकी है? हाँ, ये ताज़ा घटनाक्रम है कि अब उनकी जो मिसेज़ हैं IAS अमनीत पी कुमार, तो वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गई हैं। तो PGI में डेड बॉडी को ले जाया गया है। वहाँ डॉक्टरों को पैनल उनका पोस्टमार्टम करेगा और उनकी मिसेज़ भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ही पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी। जी। अगर सर हम ये हाइपोथेटिकली कह लें या फिर हम अब तक जो चेन ऑफ इवेंट्स हुए उसको देख के कह लें, तो क्या हम आगे कुछ देख रहे हैं कि इन पूरे जांच में, चाहे वो रोहतक की जांच टीम की बात हो या फिर SIT की बात हो जो पूरन कुमार के मामले को देख रही है, क्या कुछ आगे हो सकता है? आगे तो अब जांच चलेगी। हम्म। जांच के कई पहलू हैं। जांच में वो फाइनल नोट जो है दोनों तरफ का, चाहे वो ASI का हो या भाई पूरन कुमार का है, उसको एविडेंस मान के पुलिस जांच शुरू करेगी। इस वाले मामले में उस फाइनल नोट को और जो उनकी मिसेज ने कंप्लेंट दी है, दोनों को शामिल किया जाएगा और उसके बेस पे जांच होगी। जिन 12-13 अफसरों पे उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनसे भी पूछताछ होना स्वाभाविक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये मामला इतना बढ़ गया है, इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि इसकी जांच भी कोई ऐसा नहीं छोटी-मोटी हो, काफ़ी समय तक इसकी लंबी जांच भी खिंच सकती है। जी। जी, बिल्कुल जाँच तो होगी, लेकिन किस दिशा में जा सकती है? जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ये सवाल किया, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार लिखा जा रहा था कि यू टर्न है या फिर चौराहे पे है। तो अब दोनों जाँच इन पूरे मामले को किस दिशा में लेके जा सकते हैं या जाँच में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, परिवार की जो पहली मांग थी, वो ये थी कि 2 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ। पहला था कि DGP को छुट्टी भेज के अरेस्ट किया जाए और दूसरा था कि रोहतक SP को भी कार्रवाई किया जाए। रोहतक SP को सरकार ने बदल दिया है। DGP छुट्टी चले गए हैं, उनकी जगह ऑफिशिएटिंग DGP ने चार्ज ले लिया है। अब परिवार को पोस्टमार्टम के लिए तैयार किया जा रहा है, तो पोस्टमार्टम हो रहा है। जांच की जो दिशा है, ये सवाल अच्छा है आपका। जांच करेगी SIT चंडीगढ़ पुलिस की। चंडीगढ़ की पुलिस की SIT पे हरियाणा पुलिस का कोई दबाव नहीं रहता, एक तो चीज़ ये है। ठीक। चंडीगढ़ की जो पुलिस है वो केंद्र के अंडर आती है। इस वाले मामले में, रोहतक वाले मामले में हरियाणा पुलिस जांच करेगी या कोई अलग, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई टीम बनती है, वो देखना होगा। जांच जो होती है, अब जैसे 12-13 अफसरों के नाम हैं, उनसे पूछा जाएगा कि आपसे मिले थे, आपको कंप्लेंट दी थी, आपने कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया था। तो अभी तक किसी पुलिस महकमे या किसी होम सेक्रेटरी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि इन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी, हमने उस पर ये एक्शन लिया था। अगर उन्होंने कोई शिकायत की थी, उस पर क्या एक्शन हुआ था, ये एक्शन जो है सरकार को आगे बढ़ के दिखाना चाहिए कि हमने इस कंप्लेंट पे ये एक्शन लिया था। पहली चीज़ ये है। फिर जांच की जो दिशा होगी, अब जांच मान लीजिए चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। परिवार ने पहले आरोप लगाया था कि चंडीगढ़ पुलिस ने जो FIR दर्ज करी है, उसमें कॉलम में इनका नाम नहीं है अक्यूज़्ड का, तो कॉलम में नाम लिखा है। परिवार को आपत्ति थी कि चंडीगढ़ पुलिस ने FIR जो लॉन्च की है वो ठीक नहीं है, उसको उसमें धाराएँ ऐड की जाएँ। तो बाद में हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है उसमें। तो जो भी जांच होगी वो साक्ष्यों के आधार पे होगी। क्या सबूत मिलते हैं पुलिस को, उसके बेस पे जांच आगे बढ़ेगी। जी। अब इसमें जिन 12-13 अफसरों के नाम हैं, उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी। तो अब इसके आगे क्या हो सकता है कि वो जब तक जांच चलेगी, अब मान लीजिए पुलिस ने जांच करी, पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है चंडीगढ़ इनका परिवार, तो वो CBI जांच की मांग कर सकता है। ये एक अलग पहलू है कि सरकार उसको CBI को देती है, नहीं देती है। बेसिकली स्टेट में कई बार ये लोकल पुलिस का फेलियर समझा जाता है कि जहाँ CBI को चली जाती है। अच्छा। दूसरा, इस मामले में जो दूसरा टर्न है वो ये है कि जिन अफसरों के नाम आ रहे हैं,
अगर पुलिस या सीबीआई उनका नाम चार्जशीट में शामिल करती है तो उनके लिए भी दिक्कत है, उनके प्रमोशन, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें फिर सरकार को देखनी होती है। डीओपीटी देखता है कि अफसर कोई दागी तो नहीं है। फिर जो चार्जशीट पुलिस पेश करती है उसमें भी कॉलम होते हैं, उसमें कॉलम होते हैं जिसमें दोषी का नाम लिखा जाता है। कॉलम जहाँ तक मेरी जानकारी है कॉलम 11 और 12 होता है। तो 12 में क्या होता है, जैसे पुलिस ने बताया कि ये 4 लोग इनके खिलाफ एफआईआर है लेकिन ये दोषी नहीं पाएगा। 11 में पुलिस ने बता दिया कि ये 3 लोग हैं, इनके खिलाफ एफआईआर है, इनको हमने बयान लिए, ये साक्ष्य हैं, ये लोग दोषी हैं। तो अब कोर्ट का काम आगे होता है कि वो किन लोगों को चार्ज करता है। हो सकता है पुलिस चार्जशीट पेश करे और कोर्ट को ये लगे कि 3 के अलावा 5 लोग हैं, तो वो कहे कि 2 लोगों को और लेके आओ इसमें, उनसे भी पूछताछ होगी पूरी बारीकी से, सब पूरा नया सिरे से होगी। या हो सकता है ये 3 लोगों के नाम आपने गलत लिखे हैं, इसमें 2 ही लोग शामिल हैं, तो कोर्ट उन 2 लोगों को चार्ज करेगा। ये बहुत बाद की कार्रवाई है, लेकिन जांच का जो तरीका होता है वो इसी तरह से जी आगे बढ़ता है। तो इस पूरी बातचीत में आपने पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को अच्छे से समझा, ये भी समझा कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है, जांच किस दिशा में जाएगी, दोनों पक्षों की तरफ से लिखे गए अपने अपने फाइनल नोट में क्या आरोप लगाए गए, इस पर भी बातचीत हुई। इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है और जैसा कि अभी सर ने बताया कि किन किन पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ये पूरी जांच जा सकती है, क्या कुछ सामने आ सकता है, वो एक ऑनगोइंग इवेंट है, उस पर जो भी अपडेट होगी लगातार आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, हमारी बात से कितनी सहमत है या फिर आपका क्या इन पे तर्क है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। मेरा नाम शुभम है, मेरे साथ हैं खबरगांव के एडिटर इन चीफ प्रवीण पांडे सर। आप देखते रहिए खबरगांव।